নমস্কার সবাইকে। আমি সঞ্চারী ভট্টাচার্যি নিয়ে চলে এসেছি আরেকটা নতুন পডকাস্টের সাথে। আজ আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর সন্ধ্যা নায়ার, যিনি একজন গাইনোকোলজিস্ট এবং সাউথ সিটি হসপিটালে প্র্যাকটিস করছেন। নমস্কার ডক্টর নায়ার। नमस्ते। मैं मेजर संध्या नायर, गायनाकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन साउथ सिटी हॉस्पिटल। हाँ, मैं केरला से हूँ। केरला से सिलचर। हमें सब लोगों का सवाल होता है कि कैसे केरला यहाँ पे हूँ। मैं पहले आर्मी में थी, 5 साल इंडियन आर्मी में सर्व किया। उसके बाद पीजी करके यहाँ पे सिलचर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो पिछले 5 साल से अपना गायनाकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ सिलचर में। और जितना होता है उतना अपना सर्विस देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला जो सवाल है, एक महिला को सबसे पहले कब एक गायनोकोलॉजिस्ट के साथ विजिट करना ज़रूरी होता है? ठीक है, सवाल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना ज़रूरत है हमारे पास आने के लिए। बट फिर भी अगर मैं एक रिकमेंडेशन की जैसा बोलूँगी तो आजकल का जो मेंस्ट्रुअल एज है या मेनार्की यानी जो मेंस से शुरुआत होने का एज जो होती है 13 ईयर्स, या आजकल थोड़ा सा जल्दी हो रही है, दैट इज़ 9 to 11 ईयर्स का पीरियड। सो दैट इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे हमारे लिए बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या होता है या नहीं तो उसके बारे में इन डिटेल्स में समझने के लिए। एंड देन अगेन लाइक इससे पहले भी कभी कभी कुछ गायनाकोलॉजिकल इश्यूज आ जाता है तो कभी भी अदरवाइज परफेक्ट एज या फर्स्ट गायनाकोलॉजिकल मीटिंग मेरे हिसाब से अराउंड 9 ईयर्स to 11 ईयर्स, या नहीं तो मेनार्की के बाद, जस्ट टू नो देयर ओन हेल्थ, उनका बाद मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन किस मदर इज द बेस्ट टीचर, मदर सब कुछ समझा देते हैं। बट फिर भी कभी कभी होती है जहाँ पे बच्चों को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना भी ज़रूरी होती है अपने बारे में जानने के लिए। देन दूसरा एक फेज़ होती है जब हमारे लिए लाइक शादी का टाइम आ गया या प्री मैरिज काउंसलिंग। तो बहुत लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव प्लान नहीं होता है कि क्या ज़रूरी है, कितने मोस्ट ऑफ दम का प्लान रहेगा कि हाँ 1 साल के बाद 2 साल के बाद हमारे लिए लाइक ना फैमिली एक्सटेंशन के बारे में सोचेंगे करके। बट फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है हमारे लिए। आजकल थोड़ा सा इनहिबिशन कम हो गया है, लोग पहले ही डिस्कस कर रहे हो, ओवर चैट हो गया या ओवर बात, शादी से पहले ही बहुत बातचीत हो जाता है, तो प्लान रहता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट अपने आप से होकर एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, अपना फैमिली के क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट ना हमारे लिए मिले वो एक प्लान रहेगा बिफोर मैरिज। या नहीं तो दूसरा एक फेज आती है प्री कंसेप्शनल फेज, यानी जब एक फैमिली का एक्सटेंशन का सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, फैमिली एक्सटेंड करना है तो क्या क्या ज़रूरी है, हम कितने नॉर्मल है, कहाँ तक प्लान कर सकते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए आजकल इवन एज का भी कब तक हम वेट कर सकते हैं फैमिली एक्सटेंशन के लिए, ये सब कुछ भी एक डाउट रहता है। तो वो एक फेस है। देन एनी टाइम एज अदर थिंग पता ही है कि जब हमारे लिए कुछ भी हमारा मेंस्ट्रुएशन अब नॉर्मल हो या नहीं तो और कोई बीमारी हो जहाँ पे कुछ गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगे तो बिल्कुल। सो बट फिर भी पहला अगर मैं बोलूँगी तो पहला जो होनी चाहिए हर लड़की को जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है अपना हेल्थ के बारे में, अपना बॉडी के बारे में जानने के लिए, अगर इनकेस उनको मदर से उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो दे शुड कम टू अ गायनाकोलॉजिस्ट सो दैट वो अपने बारे में जाने और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है करके। उससे आजकल बहुत लाइक बच्चों को पियर एजुकेशन से ही सब कुछ पता चल जाता है। बट स्टिल मेरे ख्याल में एक बार उनको आना ज़रूरी है सो दैट जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो सही हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन नोइंग एवरीथिंग। रेगुलर चेकअप्स और स्क्रीनिंग क्या महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है? अगेन लाइक हर लेडी का उम्र के ऊपर या गर्ल्स या लेडीज़ के उम्र के ऊपर हमारे लिए स्क्रीनिंग टेस्ट या जो ज़रूरत टेस्ट बोलते हैं वो हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें मेनली बच्चों में अगर ओनली एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो, या नहीं तो मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है तो, यानी इन एक साल में अगर 9 मेंसेस से कम हो रही है या बहुत जल्दी ही ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, मेंसेस इरेगुलर हो रही है तो देन अल्ट्रासाउंड या नहीं तो हार्मोनल टेस्ट, थायराइड के टेस्ट, ये सब कुछ अर्ली डिटेक्शन के लिए हेल्प करेगी। वही जब हम प्रेगनेंसी में आते हैं हमारे लिए प्रेगनेंसी शुरुआत करने से पहले थायराइड और शुगर और कुछ इन्फेक्शंस है तो नहीं, अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है बचपन में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होती है वो प्रेगनेंसी का पहले जो हमारे लिए ज़रूरत होती है। देन वही दूसरा एक है कि हर एक लेडी को जो हमारे लिए उतना हम सोचते नहीं वो है पैप्समियर, दैट इज सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, वो है पैप्समियर, वो बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे हमारे लिए सिंस हमारे लिए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन उतना लोगों तक पहुंचा नहीं है या नहीं तो उतना जानकारी नहीं है, तो
पैप स्मेयर का टेस्ट करना, वो भी स्पेशली अ लेडी हु इज हु इज सेक्सुअली एक्टिव, या नहीं तो इंटरकोर्स हुआ है, सो या नहीं तो 21 एज से ही हम शुरू कर सकते हैं। बट स्टिल इंडिया में मैं बोलूँगी कि जस्ट आफ्टर द मैरिज, या नहीं तो 20-31 ईयर्स में विद पैप स्क्रीन। वही अगर ऊपर पैप स्क्रीन एवरी 3 ईयर्स करना होगा टिल 65 ईयर्स, या नहीं तो हमारे लिए डिपेंडिंग अपॉन HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का स्क्रीनिंग भी करना है, तो पैप स्मीयर प्लस HPV टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होगा। सो दीज जो एसेंशियल के लिए मैं बोलूँगी, बट बाकी बहुत सारे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस में बीमारी अलग होती है। एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो जो हमारे लिए इवन दो गायनेकोलॉजी का पार्ट नहीं है, तो भी मैं बोलूँगी कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर साल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके लिए कोई डॉक्टर का भी ज़रूरत नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ओवर सोचना भी है करके। डॉक्टर नायर, क्या ये सच है कि इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लगना कि आजकल का जो पेशेंट्स का OPD का लोड आ रही है, हमारे लिए इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी आजकल इनफर्टिलिटी का वर्ड नहीं, सब फर्टिलिटी बोलूँगी मैं। सब फर्टिलिटी में ऐसा है कि हमारे लिए एज का फैक्टर, जो फैमिली शुरू करने का एज हो गया, या नहीं तो शादी का एज हो गया, या नहीं तो जब वो प्लान करेंगे फैमिली एक्सटेंशन का एज हो गया, वो एक रीज़न है। हमारा लाइफस्टाइल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि लाइफस्टाइल्स बदल गई है आजकल, एनवायरनमेंट फैक्टर्स बदल गई है, तो ये सब कुछ हमारे लिए इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स या फर्टिलिटी का जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा आजकल OPD में मेनली मैं बोलूँगी कि पहले की जैसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी का ही ट्रीटमेंट आजकल ज़्यादा ज़रूरी पड़ रही है बच्चों। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो यूज हो रहा है, वो क्या इनफर्टिलिटी का कोई कारण बन रहा है? ओके, अरे एक तो मैं ना कि इस क्वेश्चन को ही मैं एक मिथ बोलूँगी। हाँ, मतलब है कि हमारे लिए हम सब सोचते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से इनफर्टिलिटी होगा करके, बट बिल्कुल नहीं, ठीक है। 100% नहीं है इसका आंसर। यानी बर्थ कंट्रोल पिल इज ऐसा एक दवाई, ऐसा एक मेडिसिन है जो बस उस टाइम पे जब एक फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, सिर्फ उसी टाइम के लिए वो उनका बॉडी में ऐड कर रही है। इट इज़ अ नॉर्मल हार्मोन जो यूज हमारे बॉडी में है, तो तब तक के लिए, जब तक वो लेडी ले रही है तब तक उसका असर है। द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यूजुअली कुछ बहुत लंबा साल के लिए लेने से हो सकता है कि फर्टिलिटी 1 और 2 मंथ्स डिले हो जाए, बट कभी भी इनफर्टिलिटी बर्थ कंट्रोल पिल्स इनफर्टिलिटी के लिए एक रीज़न कभी भी नहीं है। बर्थ कंट्रोल पिल से कभी भी इनफर्टिलिटी नहीं होता है। ओनली थिंग इज बर्थ कंट्रोल पिल से उस टाइम के लिए जब लेडी ले रही है, रेगुलरली लेने से प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, बट उनका फर्टिलिटी में या नहीं तो ओवुलेशन के लिए या ओवम हेल्थ के लिए बिल्कुल वो नुकसान नहीं करेगा। बट फिर भी मिथ क्यों आया, या नहीं तो ये सवाल ही आप क्यों पूछ रहे हैं, उसके लिए अगर मैं आंसर दूंगी तो ये कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हमें बर्थ कंट्रोल पिल्स भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए हो गया, या नहीं तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो आजकल बहुत आपने सुना भी होगा। मुझे बोलने से पहले ही सब लोगों का ना कि चेहरा में हमें है उसमें हूँ करके, वो एक इतना कॉमन है, या नहीं तो उतना वो हमें लगना कि आजकल पेशेंट्स मिलते हैं हमें। तो पॉलिसिस्टिक में ये सब कुछ हम जो मेडिसिन देते हैं वो भी एक्ट एज अ बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो जो पेशेंट्स के लिए ऑलरेडी जो हम कुछ डिजीज के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, वो डिजीज उनमें है, तो हम उनका मेंसेस अभी रेगुलरली चल रहा होगा बिकॉज देयर आर दोज मेडिसिन। तो वंस वो मेडिसिन हमने स्टॉप करके अभी प्रेगनेंसी के लिए शुरू कर दिया, तो कुछ महीना उनका मे बी बिकॉज ऑफ द उनके ऑलरेडी जो बीमारी है उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा होगा, जो अभी तक मास्क था या तो अभी तक वो ट्रीटेड था बिकॉज वो मेडिसिन ले रही थी, इसलिए उनको लगता है कि अरे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ दवाई छोड़ने के बाद भी, बट उस दवाई से फायदा नहीं हुआ, या नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं हुआ करके। बट एज सच बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बिल्कुल जो फैमिलीज जो सोचते हैं कि अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है। आगे सेकेंड बच्चा चाहिए इसलिए मैं अभी बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लूँगा, वो दैट इज इनकरेक्ट। डॉक्टर नायर, स्ट्रेस क्या रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के टाइम? स्ट्रेस वर्ड ही एक कि आजकल मैं इतना सुनती हूँ कि जो भी कोई एज का फैक्टर नहीं है आजकल स्ट्रेस में।
आई मीन बच्चों से लेके बड़ों से लेके आई मीन लाइक टिल मेनोपॉज में भी आई मीन लाइक ना सब मुझे वही ओपीडी में आके बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेस आई मीन इवन हस्बैंड भी कंप्लेन करते बहुत स्ट्रेस लेती है मैम ये तो, या नहीं तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे क्या हो रही है पता नहीं है। स्पेशली इनफर्टिलिटी का पेशेंट जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आई मीन लाइक मे बी 99.9% लोगों के लिए भी स्ट्रेस है करके बोलूँ। मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारे घर में एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, यानी वो स्ट्रेस ऐसा है, मैं पहले आपका सवाल के लिए एक सेंटेंस में अगर आंसर बोलूँगी तो यस बिल्कुल स्ट्रेस इज अ फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी। उसमें ऐसा है कि मैं जैसे मैं बोल रही थी कि सिंपल एग्जांपल अगर मैं एक स्ट्रेसफुल मीन किसी का डेथ ही मान लीजिए आप, ठीक है, हमारे लिए ना भूख लगता है, ना यूरिन पास करेंगे, ना इवन कुछ भी, हमारा सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो शट डाउन हो जाती है। हम सोचते भी नहीं है कि हाँ हमें ना इस टाइम पे भूख लगना है या नहीं, तो यूरिन के लिए भी आई मीन विच इज़ अ वेरी वेरी आई मीन लाइक रूटीन वर्क फॉर अस, वो भी हमारे लिए वो स्टॉप हो जाती है। देन ओवुलेशन कैसे बच जाएगा, है ना, यानी मतलब है कि ओवुलेशन एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन आवर स्ट्रेस फैक्टर। हाँ, स्ट्रेस में हमारे लिए कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन रिलीज होती है विच एक्चुअली हमारे लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, ओवुलेशन के लिए हो गया, सारा मैकेनिज्म को वो ऑल्टर कर लेता है। सो दैट तो मैं बोलूँगी कि स्ट्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड आजकल के ज़माने पे आई मीन आई कांट से यू कि पीपल आर इन ना कि स्ट्रेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आई मीन लाइक ना कि पॉजिटिव चीज़ें में भी स्ट्रेस ढूंढ रहे हैं शुड से, ठीक है। आई मीन लाइक अगर इनके स्ट्रेस के लिए क्या रीज़न पूछूँ तो बोलते हैं कि आई मीन लाइक ये है वो, आई मीन लाइक कि कभी कभी ये लगता है कि अरे मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या वो ज़्यादा बोल रहे हैं करके उतना कंफ्यूज हो जाती है। यानी स्ट्रेस इज अ फैक्ट, ये नहीं बोल रही हूँ कि आई मीन आई डोंट हैव स्ट्रेस करके, मे बी आई मीन XX जीन में ही स्ट्रेस होगा एंड सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, बट स्टिल स्ट्रेस इज अ फैक्टर फॉर सब फर्टिलिटी। एंड अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, फर्स्ट थिंग आपको करना है कि स्ट्रेस को हम घर में लेके आके हॉस्पिटल में आएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। Dr. Nair, how does diet and sleep impact on reproductive health? डाइट और स्लीप, हाँ, जैसे आई मीन बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, या नहीं तो वो वुमेन्स हेल्थ के लिए ही बोलूँगी। सो उसमें डाइट में आजकल का मेन प्रॉब्लम जो पॉलीसिस्टिक है या नहीं तो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी है, उसके लिए डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। आजकल का हमारा फास्ट फूड का खाने का हो गया, या नहीं तो मीन्स आप लोग यूजुअली सिर्फ प्रेगनेंसी में वो कंसर्न है कि हमें प्रेगनेंसी में अच्छा डाइट ले रही हूँ या प्रेगनेंसी में वो मना है ये मना है तो वो नहीं खा रही हूँ, बट ऐसा नहीं। हमारे लिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए या एज अ वुमेन एज अ हेल्थ के लिए डाइट एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमारे लिए डाइट ऐसा है कि फास्ट फूड हो गया या नहीं तो प्रोटीन इनटेक हमारे लिए कम होके बाकी चीज़ें ज़्यादा हो रही है। एंड डाइट में पॉलीसिस्टिक के लिए ओबेसिटी इज़ वन रीज़न, जहाँ पे हमारे लिए ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मीन ओबेसिटी से पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक से ओबेसिटी, एंड हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, डाइट इम्बैलेंस हो गया। सो ये दोनों का इम्बैलेंस ही हमारे लिए हमारा हेल्थ के लिए ना नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारा डाइट जिसमें हेल्दी फूड होनी चाहिए, जिसमें हमें लाइक हमारे लिए B12 कम नहीं, फॉलिक एसिड की कमी नहीं, ये सब कुछ हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एवरीथिंग इज इन आर डाइट, वेज हो गया या नॉन वेज हो गया कोई डिफरेंस नहीं है। सो सब हमारे डाइट में जब अवेलेबल है, हमारे लिए सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। यानी उतना ज़रूरत है इन ईच एंड एवरी फेज। आई मीन गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के लिए डाइट की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी में उसका ही डाइट की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे लिए प्रोटीन इंटेक शुड बी मोर। वही आ गया कि अगर पॉलीसिस्टिक पेशेंट है तो उनके लिए डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मतलब कि मेन हमारे लिए ट्रीटमेंट शुरू होती है उनका फिजिकल एक्टिविटी और डाइट से। देन कमिंग टू द स्लीप इज़ अगेन आई मीन लाइक ना कि जो ओवरलोड या अंडरलोड या जो भी मैं बोलूँ कि कुछ लोग बहुत ही स्ट्रेस लेते हैं कि नींद नहीं होती है, बहुत कुछ लोगों के लिए तो 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल ही होती है। सो दैट आई मीन ना एवरीवन आर इनटू पार्ट ऑफ इट, ये नहीं बोल रही हूँ कि एक कर रहे हैं एक नहीं कर रहे हैं करके। सो हमारे लिए स्लीप से क्या रिलेशन, अगर मैं मेडिकली बात करूँगी तो मेलाटोनिन करके एक हार्मोन है जो हमारे लिए प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये मेलाटोनिन सेक्रेट होती है या बॉडी में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग योर स्लीप। सो वो अगर हमारे लिए डिप्राइव हो रही है तो इनडायरेक्टली हमारे लिए सब मैकेनिज्म्स बिगड़ रही है। देन हमारा ओवुलेशन के लिए, हेल्दी ओवुलेशन के लिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर नायर, ऐसा क्या रेड फ्लैग्स है जो एक वुमेन को कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए अपने हेल्थ के बारे में? जी, रेड फ्लैग, आई मीन रेड एंड वुमेन बहुत मैच होता है ना। सो वो भी पूजा आ रहा है तो आई शुड मोर बी एनीथिंग। सो वन थिंग इज लाइक हर महीना जब हमें रेड नहीं दिखता है दैट इज़ अ रेड फ्लैग। हाँ, सो यानी हर महीना मेंस्ट्रुएशन होना बहुत ज़रूरी है।
आई मीन बहुत लोगों के मन में होगा कि मेंस्ट्रुएशन होने से प्रॉब्लम है या नहीं, तो हाँ, 1 महीना नहीं आए तो उतना अच्छा है ना कि हमारे लिए सोचना नहीं पड़ेगा, पीछे पीछे घूम के नहीं देखना पड़ेगा। बच्चों में भी वही होगा, बट स्टिल इन अ ईयर में मिनिमम 9 मंथ्स मेंसेस आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका बोन हेल्थ हो गया, स्किन का हेल्थ हो गया, एवरीवन लाइक देयर ओन ग्लो। कोई ये लेडी नहीं होगा या जो ये नहीं सुन रही है कि हाँ मेरा स्किन ग्लो ना हो करके, तो अपना स्किन ग्लो होने के लिए भी एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़रूरी है। सो हमारा मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज इन आ बॉडी है जिसमें हार्मोन इतना है कि वो हमारा टॉप टू बॉटम सब ख्याल रख रहा है, फ्रॉम योर हेयर ग्रोथ, हेयर हेल्थ, ग्रोथ, हेयर हेल्दी हेयर के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, एंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, इवन आपका मसल टोन। मुझे एक अगर मेनोपॉजल लेडी आके बोलती है कि आजकल मेरा पेट फूल रही है, पेट डिस्टेंट, बट सिंपल है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मे बी आप मेनोपॉज हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं है, सो मसल्स का टोन कम हो रही है। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज रिलेटेड टू योर हार्मोन। सो अगर आपका हार्मोन हमारे लिए मैं इवन सवाल से ही हट गई लगता है। सो कमिंग टू द रेड फ्लैग, सो मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि हमारे लिए ब्लीडिंग ज़्यादा होना। अगर मान लीजिए कि अब 5 पैड्स से ज़्यादा यूज़ हो रही है, ब्लड इन क्लॉट्स फॉर्म, बड़ा बड़ा क्लॉट्स निकल रही है, तो मतलब है कि आप ब्लीडिंग मोर एंड यू कैन एंड अप इन एनीमिया। आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है जो हमारे लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक पहुंच सकता है, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो वो भी एक रेड फ्लैग है। एक तो है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन नहीं है ना, दूसरा है कि हमारे लिए ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जाना। ठीक है, ब्लीडिंग कम होना एक्चुअली उतना मैं नहीं बोल, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन है कि कौन सा टाइम पे बच्चों में है या बड़ों में है, एज क्या है, तो वो नहीं। एंड देन दूसरा है कि वेजाइनल इन्फेक्शन ही जो वो बहुत कॉमन है, बट अगर वो इचिंग है या नहीं, तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज अ नॉर्मल थिंग, बट व्हेन इट इज आपको प्रॉब्लम क्रिएट, इचिंग प्रोड्यूस कर रही है, फॉल स्मेल है, पैंटी स्टेन हो रही है, देन ऑफकोर्स इट इज एन अबनॉर्मल थिंग जहाँ पर। बट रेड फ्लैग नहीं बोलूँगी, बट ऑफकोर्स आपको गायनेकोलॉजिस्ट अटेंशन लेना ज़रूरी है। देन कमिंग टू द मेनोपॉजल एज में अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम है तो रेड फ्लैग में एक्सेसिव ब्लीडिंग आएगा। ठीक है, एंड देन आपका आप 1 साल से भी ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए कोशिश, आजकल इनफर्टिलिटी इज अ रेड फ्लैग सिचुएशन ही, बिकॉज प्रेशर, फैमिली प्रेशर इज मोर एंड नेबर्स प्रेशर इज मोर देन खुद का प्रेशर। तो वो भी एक मैं बोलूँगी कि अगर 1 साल तक भी आप बिना कोई प्रोटेक्शन हस्बैंड के साथ रहते हुए भी अगर कंसीव नहीं कर रहे तो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना ज़रूरी है। Dr. Nair, what role does IVF and assisted reproductive technology play in modern fertility treatments? IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऐसा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जहाँ पे लेडी का ओवम बाहर निकाल रहे हैं, मेन का स्पर्म को, बेटर क्वालिटी का स्पर्म को चूज कर रहे हैं और बच्चे को बाहर बना के, एम्ब्रियो को बना के, वी आर ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर हम यूट्रस बेड पे हम उसको इम्प्लांट कर रहे हैं या रख रहे हैं। इसमें हमारे लिए मेन है कि ट्यूबल फैक्टर, ट्यूब में अगर कुछ ब्लॉक है, इन्फेक्शन है, तो वो बाईपास हो जाती है। ओवम हम पिक कर रहे हैं तो गुड ग्रेड का एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सो हमारे लिए ओवुलेशन अगर हो रही है या नहीं हर महीना वो भी डजेंट मैटर। देन सर्वाइकल फैक्टर जहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज, इन्फेक्शन, ये सब कुछ जो होता है उसको भी हम बाईपास कर रहे हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन द वुमेन्स एज के लिए और कितना एम्ब्रियो मिलती है, नंबर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर भी अलग होती है। सो दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन अगर केस शॉर्ट में अगर मुझे बोलना है तो। सिलचर में हमारे लिए आजकल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फैसिलिटीज़ कमी है, तो भेजना पड़ता है हमें गुवाहाटी या कोलकाता जाना। डॉक्टर नायर, एक ऐसा मिथ जो ज़्यादातर मर्दों की तरफ से आता है और वो बहुत एनोइंग रहता है आपके लिए। ये तो आपने मुझे लेना कि मैन के अगेंस्ट करने का प्लान कर रहे हैं लग रही है। ठीक है, आई एम बिल्कुल नॉट अगेंस्ट द मेन आइडिया और मेन्स पर्सपेक्टिव अबाउट वुमेन हेल्थ करके। फिर भी एक सवाल जो है मुझे हमेशा पोक करता है या कटकता है, वो मैं क्या बोलूँ कि जब इनफर्टिलिटी का, सबफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आता है ना, मेन कॉन्सेप्ट या मेन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फीमेल के ऊपर ही रहती है। जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी भी एक फैक्टर है वो भूल जाते हैं, या नहीं तो वो जब मैं बताऊंगी कि हाँ सीमन सैंपल भी हमें ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, या सीमन एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि
एक मैंने वो कि एक कदम पीछे मैंने देखा है। अरे मैंने कि पहले तो इनको देख लीजिए, पहले इनका मेंसेस कम हो रही है या हर महीना नहीं हो रही है तो मेरा तो चलेगा। ना कि दैट वो एक आइडिया जो मेन का मन में है कि मेल इनफर्टिलिटी में कोई रोल नहीं है। पहले तो हमारे लिए हमें लगना कि वो बॉय एंड गर्ल का फैक्टर जब आता था तब हमें लगना कि टू ब्लेम फीमेल, जहाँ पे हमें लगना कि कोई बेस नहीं था। वैसे ही यहाँ पे है कि इनफर्टिलिटी के लिए मैं बोलूँगी कि मेल इनफर्टिलिटी मेल फैक्टर फॉर द इनफर्टिलिटी इज इक्वली इंसिडेंस है या नहीं तो इक्वल है अगर व्हेन इट कम्स टू फीमेल इनफर्टिलिटी। सो जब आप सबफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आपको समझना है कि इट्स नॉट अ सिंगल लेडी जो मेरे पास आना है या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। इट्स कपल ट्रीटमेंट, कपल जाना है, दोनों का जांच होगा, दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है। स्पर्म का मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म का काउंट कम हो सकती है, विस्कोसिटी कम हो सकती है, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है। इजैकुलेशन, इरेक्शन, ये सब कुछ भी मेल इनफर्टिलिटी के लिए एक रीज़न है जो हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं या नहीं तो हमारे लिए ना कि वो उसको अंडर लुक कर रहे हैं। तो जब मेल मुझे गुस्सा नहीं बोलूँगी मैं, बट फिर भी मैं एक बार सोचती हूँ कि अरे क्यों ये नहीं सोच रहे हैं करके। वो एक फैक्टर है कि जब लगना कि मेल जब सोचते हैं कि ओनली फीमेल इज द रीज़न फॉर सबफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है। अदरवाइज लगना कि होपफुली मैं समझाने के लिए भी समझाती हूँ और समझ भी जाते हैं बहुत लोग। सब लोगों के बारे में नहीं बोल रही, फ्यू में। ओके डॉक्टर नायर, एक ऐसा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो हमारे महिलाओं के लिए। सो एवरी women जो माय ब्यूटीफुल लेडीज जो मैं देखने को बुलाना चाहती हूँ, ईच एंड एवरी लेडी, अपना ख्याल पहला रखना है, आपका हेल्थ, उसके बाद परिवार का हेल्थ। परिवार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बच्चे, हस्बैंड सब इम्पॉर्टेंट है, बट पहले आपका हेल्थ ख्याल रख लीजिए। वो अपने आप, वो एक बेटी को पढ़ाने से 4 घर वाले सब पढ़ जाते हैं, वैसा ही है। ऊपर है कि आपका हेल्थ का ख्याल आप रखोगे तो सब परिवार का हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि हर घर में खाना बनाने वाले आप हैं या नहीं तो क्या बनेगा डिसाइड करने वाले आप हैं। तो आप अपना फैमिली को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट का अपना डाइट को फॉलो कर सकते हैं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट्स ऑफ, सब काम खत्म और लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, सो दैट आपको हर घर का मेंबर्स को मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप एंड मैक्सिमम ऑफ 8 आवर्स to 9 आवर्स ऑफ स्लीप मिल जाएगी। तो वो भी आपके हाथ में है। तो आपका हेल्थ पहले आपके हाथ में है, आपका परिवार का हेल्थ भी आपके हाथ में है। तो ये दोनों आप कोशिश करने से वो हो जाएगी। सो पहले आप अपना ख्याल रखेंगे, बिकॉज स्वस्थ नारी समृद्ध परिवार। तो आपके हाथ में है आपका परिवार का समृद्धि, तो आपका स्वस्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देन जैसे है कि हमने रेड फ्लैग्स जो होता है, अपना हेल्थ का इम्पोर्टेंस दे दीजिए। जहाँ पे आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ता है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना। बच्चों के एग्ज़ाम्स, हस्बैंड का प्रमोशन, ये सब कुछ के लिए वेट नहीं करना है, पहले अपना इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, प्लीज़ सीक गायनेकोलॉजिस्ट। मेंसेस के टाइम पे बहुत पेन हो रही है, बिल्कुल आ जाइए। और फर्टिलिटी का लेट मत कीजिए। एज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे हमारे लिए फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। प्लीज़ आ जाइए। तो अपना हेल्थ पहला इम्पॉर्टेंस दे दीजिए, उसके हिसाब से हमारे लिए दें। सो पहला मैं एक ही मैसेज में अगर बोलूँगी तो please women, listen to your body and love your health, because your health is everything. Health is wealth. So your health is your family's wealth, and आपका health is very 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 important to each of us. So पहले हम, बाद में सब। থ্যাংক ইউ ডক্টর নায়ার। আপনাদের যদি আমাদের এই পডকাস্টটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনাদের মতামতটা, আর লাইক করতে একদমই ভুলবেন না। আর এইরকমই ভালো ভালো ভিডিও যদি পেতে হয় তাহলে দৃষ্টিকোণ চ্যানেলকে ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। নমস্কার।